हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज्ञान चैनल पर। एंशियंट हिस्ट्री की सेकंड क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आप ये मान लीजिए कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसी चीज़ से है कि अगर 4 एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको हड़प्पा सभ्यता से मिल ही जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि ये छोटे से वीडियो में 10-20 मिनट के वीडियो में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा एक सभ्यता थी और हड़प्पा एक स्थल था जिसके नाम से सभ्यता को जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इस समय, हड़प्पा जो स्थल है वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। देश पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा जिला इला नहीं पूछा जाएगा, मत याद कीजिएगा। उत्खननकर्ता का नाम पूछा जा सकता है तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। ये 2 नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल राय बहादुर दयाराम साहनी याद रखिए। वर्ष 1921 में हुआ था। प्रमुख नदी रावी है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था? अन्न भंडार, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण, ठीक है। इतनी चीज़ें प्राप्त हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नामक स्थल है वो वर्तमान में कहाँ पर है, उत्खननकर्ता कौन है, वर्ष पूछा जा सकता है, किस नदी के किनारे है, और इसमें से कोई एक चीज़ उठा के पूछ सकते हैं कि गरुड़ चित्रित मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी, या मछुआरे का चित्र किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला था। तो ये मानिए कि इस समय जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे। ऐसा मैं बहुत कम कहता हूँ, अधिकतर मैं बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा। लेकिन इस मामले में आपके सामने जो पूरी लिस्टिंग दिख रही है, ये पूरी लिस्टिंग ही क्वेश्चन बनने लायक है। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है इस समय। इसके उत्खननकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। 1922 में इसको उत्खनन किया गया और ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। और इसका सबसे प्रमुख चीज़ थी विशाल स्नानागार जो थे वो कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाए जाते हैं। पुरोहितों का आवास भी पाया जाता है, महाविद्यालय पाया जाता है, 16 मकानों का एक बैरक पाया जाता है। कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीएससी में कि कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति किस हड़प्पा कालीन स्थल से पाई गई? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आंसर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तीसरा स्थल है लोथल, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है ये इस समय। इंडिया के अहमदाबाद नामक स्थान पर रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता थे। 1955 में इसको खोजा गया। भोगवा नामक नदी के किनारे था ये, ठीक है। और ये क्या था, ये जो लोथल था वो एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये कौन सा है? लोथल, ठीक है। गोदीबाड़ा वृत्ताकार या चौकोर अग्निवेदिका यहाँ से मिली। हाथी दांत यहाँ से मिला। बस इतना याद कीजिएगा, ठीक है। चंदूहू दड़ो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है ये भी, ठीक है। अर्नेस्ट में के इसके देखिए, इन तीनों के तो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आगे के बहुत मुश्किल है कि आपसे पूछा जाए कि किसने खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्ष याद रखिए केवल 1931, क्योंकि क्रम से लगाने को दे सकते हैं, या पता चले इधर हड़प्पा कालीन स्थल दे दिया और इधर वर्ष दे दिए, या इधर हड़प्पा कालीन स्थल दे दिया और इधर नदी दे दी, तो ये मिलाना पड़ेगा। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये सब यहाँ से मिला हुआ है। कालीबंगा इस समय राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, ठीक है। 1953 और 1960 2 बार इसकी खुदाई, पहले 53 में फिर 60 में बड़े स्तर पर। घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य पूछा जा चुका है कई बार, तो वो कालीबंगा से ही मिला हुआ था। अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से पहली बार।
राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता सूरजभान थे। 1969 में ये खोजा गया। ये भी घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। इसमें ताम्र उपकरण मिले थे और हड़प्पा लिपि में युक्त मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी। हालांकि वो पहले भी प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए कोई विशेष नहीं। ताम्र उपकरण याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो आगे के जगह हैं इनमें एक रोपड़ छोड़ दीजिएगा। तो बाकी सब में आपको बस ये याद करना है कि कौन सी जगह कोटदीजी पाकिस्तान में पाई जाती है, सिंधु नदी के किनारे है। बनावली हरियाणा में पाई जाती है। मिट्टी का हल सबसे पहले यहाँ से मिला था, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता भी याद कर लीजिएगा, RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, रोपड़ रूपनगर पंजाब में है। इस समय सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली थी। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में है। इसके उत्खननकर्ता SR राव हैं। 1954 में ये खोजी गई थी। और भादर मादर नामक जो नदी है उनके किनारे इसकी खोज हुई है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पेपर देने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एकदत्त शर्मा के द्वारा खोजी गई 1958 में हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ पर मृदभांडों की रंगीन चित्रकारी देखने को मिली। सुत कांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है, दास्क नदी के किनारे। बस इतना ही याद कीजिएगा। मांडा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, चेनाब नदी के किनारे। सुतकाकोह बलूचिस्तान में पाया जाता है, सादी कौर नदी के किनारे। सुरकोटदा कच्छ में पाया जाता है, गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ पर कलश समाधान देखने को मिला था। तो ये आप याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन बनता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे विशाल स्नानागार पूछा जाएगा आपसे हड़प्पाकालीन सभ्यता में, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला था। हालांकि लंबाई चौड़ाई पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि ये UPSC में एक क्वेश्चन बन सकता था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ऐसे करके जब वो पूछते हैं। वैसे ये याद कर लीजिए, 11 मतलब देख लीजिए एक बार, 11.88 मीटर लंबा, 7.001 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा स्नानागार था। उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ थी और स्नानागार की जो फर्श थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि विशाल स्नानागार का उपयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे पहले कपास पैदा करने के प्रमाण मिलते हैं। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, जो सिंधु नदी का क्षेत्र था वहाँ पर मिलते हैं। और यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। ठीक है, अब आ जाइए आयातित कच्चा माल। उस समय सिंधु सभ्यता में कच्चे माल मंगाए जाते थे विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। तो कहाँ से कच्चा माल मंगाया जाता था या कहाँ कच्चा माल ज़्यादा उत्पादित होता था, वो सब हम इस PDF में यहाँ पर देखेंगे। तो चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाई जाती थी। टिन भी ईरान और अफ़गानिस्तान से व्यापारित होता था। सोना अफ़गानिस्तान से, फारस से और भारत से ज़्यादा था इन देशों में भी। ठीक है, लाजवर्द कोई चीज़ होती है वो अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया से। तांबा पूछा जाता है, तांबा बलूचिस्तान से और खेतड़ी राजस्थान से। खेतड़ी में अभी तक तांबे की खान है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि तांबा कहाँ उत्खनित होता था सिंधुकालीन सभ्यता में, खुद तो खेतड़ी राजस्थान में। ठीक है, नील रत्न मणि बदखां अफगानिस्तान से। सेल खड़ी बलूचिस्तान और गुजरात और राजस्थान से। नीलमणि महाराष्ट्र दक्षिण भारत से। हरितमणि दक्षिण एशिया से। शंख और कौड़ियाँ सौराष्ट्र से। शिलाजीत हिमालय के क्षेत्र से। और सीसा ईरान अफगानिस्तान और राजस्थान से। ठीक है, तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें या तो बलूचिस्तान से हैं या फिर भारत से हैं या फिर ईरान अफगानिस्तान से, क्योंकि इन्हीं देशों के साथ तब व्यापार चल रहा था। ठीक है, कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं जिनके नाम बदल गए हैं। तो वर्तमान नाम और पूर्व नाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन UPSC भी इस पर क्वेश्चन बना चुकी है। UPPSC तो अब बनाती रहती है जब से UPSC ने बनाया उसके बाद, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, या तो मिलान के लिए आ सकता है या एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो इस समय झेलम है उसका नाम उस समय ऋग्वैदिक काल में वितस्ता था। व्यास का नाम विपाशा। रावी का नाम परशुणी। चाहे इसकी आप लिस्ट बना के कोड बना के याद कर लीजिएगा, चाहे बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, बस याद जरूर कर लीजिएगा। घग्गर का नाम दृष्टद्युति। कुर्रम का नाम कुब्र। काबुल का नाम कुबहा। काबुल ये शहर नहीं, नदी है। ठीक है, गंडक का नाम सदानीरा। चिनाव का नाम अस्किनी। सतलज का नाम सतुद्री।
गोमती का नाम गोमल, कमर वर्मन का नाम मरुद्वृथा, सिंध का नाम सिंधु, घग्गर का नाम सरस्वती, सोहन का नाम सुसोया, घग्गर का नाम एक जगह दृष्टि और एक जगह सरस्वती, दोनों ही याद करने होंगे आपको। स्वात का नाम सुवास्तु। ठीक है, ज़्यादा तो ये पूछे जाएंगे जो इस समय बहुत फेमस रहती है, झेलम, ब्यास, रावी, घग्गर, ठीक है, या गंडक, चिनाव, सतलज, गोमती। ये 2 पार्ट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी भी एक बार देख लीजिए। काबुल भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब वैदिक काल में कुछ और ऐसी चीज़ें थी, ऐसे मतलब शब्द थे जिनको वैदिक काल में अलग नाम से जाना जाता था, और इस पर भी यूपीएससी भी क्वेश्चन बना चुका है और यूपीपीएससी भी बनाता है। यूपीएससी ने तो अगन्या का पूछ लिया था कि अगन्या किसे कहते थे। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो इधर से इधर पूछेंगे या इधर से इधर पूछेंगे कि गाय को किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल में, या पूछेंगे अगन्या किस वैदिक काल में अगन्या क्या था। उसमें गाय दे देंगे, घोड़ा दे देंगे, समय दे देंगे, ऐसे करके दे देंगे ऑप्शन। तो ये देख लेते हैं एक बार। गाय को अगन्या के नाम से जाना जाता था, राजा को गोप्ता के नाम से, अतिथि को गोहंत या गोहन के नाम से, धनी व्यक्ति गोमत कहलाता था, धनी व्यक्ति गोमत, समय गौधुली, दूरी गव्युति, नाई को बाप्ता, राजा को गुप्ता, ठीक है, बढ़ई को तच्छड़, युद्ध को गविष्ठ गेसु या गम्य, पुत्री को दोहिता, ये भी पूछा जा चुका है। एक अगन्या पूछा जा चुका है, एक दोहिता पूछा जा चुका, और भी पूछे जा चुके हैं। जुलाहा, तंतुबाय, हलवाहा, किवास, अनाज की कोठार जो होती है उसे स्थिवी, अनाज को धान्य, ये तो पता ही होगा। मरुस्थल को धन्व, उपजाई भूमि को उर्वरा, और पश्चारण भूमि को खिल्ली, पश्चारण भूमि भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो जो पूछे जा चुके वो भी टिक मैंने लगा दी, और जो नहीं पूछे जा चुके उनके पूछने की संभावना है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बड़ी नहर को कुल्या, हल से बड़ी नालियों को सीता, ये भी पूछा जा चुका है। हल के लिए लांगल, और गोबर की खाद कहलाती थी करीस, गोबर की खाद क्या कहलाती थी? करीस। तो ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। हिंदू धर्म में होते हैं 16 संस्कार। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन 16 संस्कारों में शामिल है, या निम्न में से कौन 16 संस्कारों में नहीं शामिल है। ठीक है, तो इसलिए संस्कारों के नाम तो एक बार देख ही लीजिएगा। बाकी एक आध जो कठिन संस्कार हैं, जो देखिए सरल हैं, वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। जैसे गर्भाधान, तो गर्भ धारण हेतु जो संस्कार होता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन, गर्भ रक्षा या पुत्र प्राप्त हेतु पुंसवन संस्कार होता है। सीमंतो नयन, गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु, ये पूछा जा सकता है कि सीमंतो नयन क्या है। ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे देंगे 3-4, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जात कर्म, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देना व शहद चटाने का कार्य जो किया जाता है उसे जात कर्म कहते हैं हम। ठीक है, ये इसको अन्नप्राशन से कंफ्यूज मत, तो ये अलग चीज़ है। ठीक है, नामकरण संस्कार तो आप बता ही देंगे क्या होता है। निष्क्रमण, घर से बाहर लाने का कर्म, अब तो घर से बाहर ही जन्म होता है। ठीक है, शिशु के पिता या मामा के द्वारा बच्चे को पहली बार जब घर से बाहर लाते थे उसे निष्क्रमण संस्कार कहते थे। अन्नप्राशन, अन्नादि चटाने का कर्म, अन्न को, ये अभी भी होता है। ठीक है, चूड़ा कर्म, मुंडन, केश मुंडन का कर्म। कर्णवेद, कान छेदन का कर्म, पहले लड़का लड़की दोनों के कान छिदते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विद्यारंभ, शिशु को पहली बार स्कूल ले जाना, तब गुरुकुल में ले जाते थे, अभी भी स्कूल ले जाने को विद्यारंभ संस्कार कहा जा सकता है। उपनयन, यज्ञोपवीत, जनेऊ पहनने वाला। ठीक है, वेदारंभ, वेद आरंभ करने का कर्म। समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर मेघचर्म, विवाह करने का विवाह संस्कार। वानप्रस्थ, 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर अंत्येष्टि, अंतिम दाह संस्कार। तो इस तरीके से संस्कार पूछा जा सकता है। 1-2 संस्कार ऐसे जिनका अर्थ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी 1-2 बार पढ़िए, ठीक है, याद हो जाएगा, क्योंकि सबके साथ हुआ है या देखा है। तो ये संस्कारों के, ये हल्के में मत लीजिएगा कि संस्कार पढ़ लिए हैं, हल्के में ले लीजिए। हल्के में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन उसी जगह से बनते हैं जिस जगह को आप हल्के में लेते हैं।
क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं एंशियंट हिस्ट्री की, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पूरी तरह तैयार नहीं की है तो तैयार कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री लॉगयान पे कंप्लीट हो चुकी है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल रही है। बिल्कुल पेड ग्रुप की तरह मैं आपको पूरी तत्परता से तैयारी करा रहा हूँ। आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और कमेंट में अपना विचार प्रस्तुत करना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और मिशन APO लिखकर हमको सपोर्ट करना है कमेंट में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आइए विवाह के प्रकारों पर और देख लेते हैं, तब इस क्लास को ख़त्म करेंगे। विवाह के प्रकार, इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ब्रह्म विवाह दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ। ब्रह्म विवाह क्या होता है, उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह होता है। दहेज सहित या रहित हटा दीजिए आप, उसी श्रेणी के पुरुष के साथ ब्रह्म विवाह। दैव विवाह क्या होता है, एक कर्ता पुरोहित के साथ अगर विवाह किया जाता है तो दैव विवाह है। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वरपक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता है आर्ष विवाह में। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह बिना दहेज, बिना कन्या की कीमत के मांग किए बिना विवाह। ये 4 अच्छे विवाह माने जाते हैं, और ये 4 खराब विवाह माने जाते हैं। वो कौन कौन से? गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह हो जाता है, जिसे आज की तारीख में बगाना कहते हैं, ठीक है। असुर विवाह, क्रय करके लड़की को खरीद के विवाह हो जाता है। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह। और पैशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह जब तक अपनी चेतना में ना हो, हरण, सोए हुए अवस्था में नशा करा के कन्या को ले गए। तो ये तो हो गए गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, और ये हो गए अच्छे विवाह ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार होते थे, तो आपको बताना होगा 8 प्रकार, ठीक है। निम्न में से अच्छे प्रकार कौन से हैं, या निम्न में से खराब प्रकार कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्ष विवाह अच्छा विवाह होता है। अधिकतर इसी में कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि आर्ष विवाह कैसा विवाह है, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, और उसमें से ये 3 या 4 ऑप्शन दे दिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब अगली क्लास जो हम लोग लेंगे उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। 1 2 3 या 4 क्लास और लगेगी, आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर 3 4 5 क्लास में मिडाइवल भी खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। APO की क्लास आपकी मॉर्निंग में चल ही रही है, जो लोग मिस कर रहे हैं उसको ज़रूर देखिएगा। और कल सुबह APO की क्लास आएगी, और कल शाम एंशियंट हिस्ट्री की बौद्ध धर्म, जैन धर्म की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।